नमस्कार साथियों, स्टूडेंट लाइफ की इस डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं तरुण आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन को उसका नाम देखना पड़ता है और उसका नाम जो है वही हमें पूरे चैप्टर के बारे में ज्ञान दे देता है। ठीक है, तो अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो इसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन यही चीज जानेंगे कि जो चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता, ये क्या कहता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है आनुवांशिकता, ये क्या बताता है हमको, देखिए समझते हैं उसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं आनुवांशिकता की। तो आनुवांशिकता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। परिभाषा बताती है कि आनुवांशिक लक्षणों का, ध्यान से सुनना, परिभाषा क्या कहती है कि आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण। क्या मतलब? देखिए, अपने पास दो शब्द आए हैं, एक आया है अपने पास जनक पीढ़ी और एक आया है अपने पास संतति पीढ़ी। ठीक है, अब वापस सुनो परिभाषा को एक बार। देखो, परिभाषा को कभी भी रटते नहीं है, ध्यान से सुनना, परिभाषा कभी भी रटी नहीं जाती है, परिभाषा को समझी जाती है और उसी से अपन पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है कि आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, जनक मतलब माता पिता, आनुवांशिक लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। पढ़ेंगे अभी आगे अपन कि आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी मतलब संतान में, कि माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। अर्थात करके अपन दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि अर्थात लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये अपनी किसकी परिभाषा हो गई? आनुवांशिकता की। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं आनुवांशिक लक्षणों को। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? आनुवांशिकता देखा, जो कि चैप्टर का नाम भी है। तो अपन को पता लग गया कि अपन किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इस चीज को अपन इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये समझ लिया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाते हैं? आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरी चीज की अपन बात करते हैं किसकी? आनुवांशिक लक्षणों के बारे में। देखिए, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं उसके अंदर क्या सभी लक्षण अपनी माता पिता से संतान में चले जाते हैं, या कुछ लक्षण ही केवल जो होते हैं वो माता पिता से संतान में जाते हैं? देखिए, जब अपन इसकी चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं कि हमारे सारे लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। केवल कुछ ही ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतान में जा पाते हैं, और जो लक्षण अपने माता पिता से मतलब जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को ही क्या बोला जाता है? ऐसे लक्षणों को ही आनुवांशिक लक्षण बोला जाता है। तो अपने पास एक परिभाषा और आ गई आनुवांशिक लक्षणों की। देखिए, ये जो है ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आपको तैयार करना है। परीक्षा के अंदर सीधे सीधे आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे परिभाषा पूछी जाएगी किसकी? कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? अपन ने बताया कि ऐसे लक्षण जो जनन के दौरान, मतलब अब लक्षण जाएंगे कब? कि जब सजीवों के मध्य जनन होगा, जब माता और पिता आपस में जनन करेंगे तो जनन करने से दोनों के लक्षण क्या होंगे? उनकी संतान में चले जाएंगे। तो ऐसे लक्षण जो जनन के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, ऐसे लक्षण जो जनन के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित मतलब जाते हैं, संचरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो आनुवांशिक लक्षणों की अपन ने परिभाषा देख ली कि ऐसे लक्षण जो जनन के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि सभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। अब इसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था मेंगल, और मेंगल ने ही हमें सबसे पहले आनुवांशिकता का ज्ञान करवाया था। तो हमें आनुवांशिकता का बोध करवाने वाले वैज्ञानिक कौन है? मेंगल है, और मेंगल ने हमें इस पूरी आनुवांशिकता को समझाया है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है मेंगल के नियम, और पढ़ेंगे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। देखिए, इसके लिए अपन एक उदाहरण भी ले सकते हैं कि जैसे अपन देखते हैं कि हमारे माता पिता की जैसी त्वचा का रंग है वैसा ही मिलता जुलता रंग हमारी त्वचा का होता है। आप अमेरिका के अंदर देखते हैं कि अमेरिका के अंदर सभी व्यक्ति कैसे होते हैं? सफेद। कैसे होते हैं? सफेद चमड़ी वाले। जबकि भारत के अंदर जो कलर होता है चमड़ी का वो कैसा होता है? गेहुआ। कैसा होता है? गेहुआ कलर होता है। तो ये जो कलर आया है ये क्या है? ये कलर जो है ये आनुवांशिक लक्षण है कि वो अपनी माता पिता से क्या कर रहे हैं? बालक ग्रहण कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अपन यदि आनुवांशिक लक्षणों का उदाहरण समझे तो क्या हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, आंखों का रंग हो सकता है, लंबाई हो सकती है। लंबाई कि माता पिता यदि लंबे हैं तो संभावना है कि बालक भी कैसा होगा, लंबा होगा। और बोले गुरुजी बालक लंबा नहीं हुआ तो फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। समझ गए कि यदि बालक लंबा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, हो सकता है कि जनन गलत तरीके से हो गया हो। ठीक है, आगे देखो, अपन ने किसकी बात कर ली, अपन ने बात कर लिया आनुवांशिकता की, बात कर ली आनुवांशिक लक्षणों की बात कर ली। अब आनुवांशिकता के अंदर हमें दो शब्द दिखाई दिए थे जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है। क्या शब्द है वो, एक है जनक पीढ़ी और दूसरी क्या है, संतति पीढ़ी। अब यदि अपन से पूछ ले कि जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, ठीक है, क्या पूछ ले कि जनक पीढ़ी क्या होती है, तो आप इसकी परिभाषा क्या बताओगे। देखिए जनक पीढ़ी की बात करें, जनक मतलब माता पिता, ठीक है, पीढ़ी मतलब वो स्टेप, वो जगह जहां पे जनन किया जा रहा है। जनक पीढ़ी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जनक पीढ़ी का मतलब हो गया कि संतान प्राप्त करने के लिए जिन सजीवों के मध्य संकरण करवाया जाए या जनन करवाया जाए तो वो पीढ़ी क्या कहलाएगी, जनन पीढ़ी या जनक पीढ़ी कहलाएगी। ठीक है, जनक पीढ़ी क्या हो गई कि संतान प्राप्ति के लिए, इसकी परिभाषा लिख लो आप, संतान प्राप्ति के लिए जिन सजीवों के मध्य क्या करवाया जाए, जनन करवाया जाए, जनन कराया जाए, कि संतान प्राप्ति के लिए जिन सजीवों के मध्य जनन करवाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, अपने जनक पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, इसके लिए अपन उदाहरण देख सकते हैं कि मान लो ये एक कुत्ते का बच्चा है, तो कुत्ते का बच्चा जो है अस्तित्व में कब आएगा, जब इसके माता पिता, मतलब ये कुत्ता और ये कुतिया, ये कुत्ता, अब इसको अपन चिन्ह लगा सकते हैं, ये कुत्ता हो गया और ये क्या हो गया, कुतिया हो गई। अब ये कुत्ता कुत्ती आपस में क्या करेंगे, संकरण करेंगे या जनन करेंगे, तो क्या आएगा, कुत्ते का बच्चा आएगा। तो ये कुत्ता और ये कुतिया क्या हो गई, ये हो गए जनक पीढ़ी, इसको अपन क्या बोलेंगे, जनक पीढ़ी। अब ऐसे ही दूसरी संतति पीढ़ी, मतलब ये संतान, संतति पीढ़ी मतलब संतान, तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि जनक पीढ़ी जब आपस में संकरण करने के बाद जो संतान उत्पन्न करते हैं उसी संतान को क्या बोल दिया जाता है, संतति पीढ़ी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या चीज देखी, सबसे पहले आनुवांशिकता देखी, उसके बाद अपन ने आनुवांशिक लक्षण देखे, उसके बाद अपन ने जनक पीढ़ी देखी, उसके बाद अपन ने जो है संतति पीढ़ी देखी। ठीक है, इसके बाद अपन ने उदाहरण देखे आनुवांशिक लक्षणों के। अब बात आती है आनुवांशिकी की। देखिए आनुवांशिकता जो है इसका अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिकी जो शब्द है इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स शब्द आया किससे है, ये आया है जीन से। किससे आया है, ये जीन से। ठीक है, दिख रहा है आपको, किससे आया है, ये जीन से आया है। अब ये जीन क्या है, जीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि क्या करता है, लक्षणों को नियंत्रित करता है। ध्यान से सुनना, जीन क्या है कि जीन लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कारक है, यही अपन को क्या करता है, लक्षणों को नियंत्रित करता है। और इसी शब्द से क्या बना है, जेनेटिक्स बना है। इसी शब्द से क्या बना है, जेनेटिक्स बना है। अब जेनेटिक्स क्या है या आनुवांशिकी क्या है, हिंदी में अपन बात करें तो कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से सुनना, परिभाषा पूछी जाती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता, आनुवांशिकता क्या है वो अपन ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता और विभिन्नताएं, मतलब जितने भी प्रकार के सजीव पाए गए हैं उनके अंदर जो भी विभिन्न प्रकार के लक्षण मिले हैं, तो वो विभिन्नता क्यों आई है इसका अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, अपना आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने 3 परिभाषाएं आज देख ली, आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिकी। इसके बाद अपन आगे चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ। जैसे जैसे अपन पाठ को आगे पढ़ेंगे अपन मेंडल के बारे में जानेंगे। तो अपने पास एक टॉपिक आता है जनन के दौरान विभिन्नता। ये क्या चीज है, देखिए जनन कि जनन जब भी करवाया जाएगा तो जनन के दौरान जो संतान बनेगी
वो संतान अपनी मातृ से क्या होगी, अपनी मातृ संतति या अपनी मातृ पीढ़ी की बात करें तो अपन वो अपने माता पिता से क्या होगी, भिन्न होगी। हो सकता है वो बिल्कुल माता पिता के समान भी हो और हो सकता है वो भिन्न भी हो। तो अपना जो टॉपिक है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। टॉपिक क्या अपना, देखिए इधर देखो, इसको मैं हटाता हूं एक बार और अपन जनन के दौरान विभिन्नता को समझते हैं। ध्यान से देखना, जनन के दौरान विभिन्नता, कि जनन के दौरान क्या क्या विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है और विभिन्नताएं कैसे आती है। कि विभिन्नताएं देखिए दो तरीके से हमारे सामने आ सकती है। विभिन्नताएं कितने तरीके से हमारे सामने आ सकती है, दो तरीके से। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन हम देखते हैं दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। ठीक है, एक तो कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, और एक कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, इसको अपन पढ़ते हैं 8वें चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब अपन को फिर भी थोड़ा बहुत पता होता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। अपन यदि अपन ने 8वां चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी हमें पता होता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। कि लैंगिक जनन तो ऐसा है जिसमें अकेला जीव संतान उत्पन्न करे, और अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे मनुष्य जो है अकेला संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्या आप अकेले संतान उत्पन्न कर सकते हो क्या? नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको अपोजिट जेंडर का कोई चाहिए, कोई सजीव चाहिए। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें जीव अकेला ही संतान उत्पन्न कर दे, जबकि अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें दो जीवों की आवश्यकता हो। अपना टॉपिक क्या है, जनन के दौरान विभिन्नताएं। तो बात आती है कि जब जनन होता है तो विभिन्नताएं कैसे आती है। देखिए सबसे पहले कि अलैंगिक जनन की अपन बात कर ले, क्योंकि ये कॉमन प्रकार का है और सबसे सरल प्रकार का जनन भी है, तो इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के अंदर जब संतान होती है, कि मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने जनन किया और क्या बना दिए, दो नए बैक्टीरिया बना दिए। इन दोनों ने आगे जनन किया, क्या बना दिए, दो और बैक्टीरिया बना दिए। अब ये सभी जीव किसके समान होंगे, इस बैक्टीरिया के समान होंगे। बात समझ में आ गई है कि जो संतान बनी है वो किसके समान होगी, अपनी मातृ कोशिका के समान होगी। लेकिन यदि जनन के दौरान जब डीएनए विभाजन हो रहा है या कोशिका का विभाजन हो रहा है, उस समय यदि कोई त्रुटि आ जाती है, ध्यान से सुनना, कि जनन के दौरान कुछ त्रुटि आ जाती है, जनन के दौरान कुछ त्रुटि आ जाती है, तो क्या होता है, लक्षण बदल जाते हैं। ध्यान से सुनना, अलैंगिक जनन के अंदर जब जनन के दौरान त्रुटि आ जाती है, जब कोशिका विभाजन होता है उस समय यदि कोई त्रुटि आ जाती है तो क्या होता है, उस समय त्रुटि आने के कारण जो नया जीव बनेगा उसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ विभिन्नताएं आ जाती है। ठीक है, तो पहला कारण अपन समझ गए विभिन्नताएं क्या कैसे आती है, कि जनन के दौरान विभिन्नताएं कैसे होंगी, कि जब अलैंगिक जनन होगा और जनन के दौरान जब कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन के समय, ध्यान से सुनना, कोशिका विभाजन के समय यदि कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए विभाजन में, तो क्या होगी, जीवों के अंदर विभिन्नताएं आएंगी। पहली चीज। दूसरी चीज की अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन की। देखिए अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं कब आएंगी, तो अलैंगिक जनन की विभिन्नताओं से पहले अपन देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, कि मतलब दो जीव, नर और मादा, जब दोनों जीव आपस में संकरण करेंगे तो इसके लक्षण और इसके लक्षण आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई है, इसके लक्षण और इसके लक्षण आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, और मिलने के कारण जो नया जीव बनेगा उसके अंदर लक्षण किसके होंगे, इन दोनों के होंगे। तो जब दो लक्षण आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद जब तीसरा लक्षण बनेगा तो विभिन्नता उत्पन्न हुई या नहीं हुई। बात समझ में आ गई है। तो लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है कि अलग अलग सजीवों में लक्षण जब आपस में मिलते हैं तो लक्षण मिलने के कारण नए प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और इन नए प्रकार के लक्षणों को अपन क्या बोल देते हैं, विभिन्नता बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या चीज समझी, जनन के दौरान विभिन्नता कैसे होती है। तो अपन ने देखा कि अलैंगिक जनन के दौरान यदि डीएनए विभाजन के समय कोई त्रुटि हो जाती है तो विभिन्नता उत्पन्न होती है, और लैंगिक जनन के दौरान
लैंगिक जनन के दौरान जब दो अलग अलग जीव आपस में जनन करते हैं तो दोनों के लक्षण आपस में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। और लक्षण समाहित होने के कारण जो संतान होती है उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण आ जाते हैं, और माता पिता दोनों के लक्षण के कारण क्या हो जाती है, हमें विभिन्नताएं दिखाई देती है। ठीक है, तो आज अपन ने जो है आनुवांशिकता की शुरुआत की थी और इसी क्रम में अपन आनुवांशिकता के चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन देख सकते हैं अपन ने एक बार क्या क्या चीज पढ़ी, आनुवांशिकता पढ़ी, आनुवांशिक लक्षण पढ़े, आनुवांशिकी की परिभाषा पढ़ी और जनन के दौरान विभिन्नताएं पढ़ी। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे कि ऐसे, या तो आप अपनी भाषा में लिख लो या फिर मैंने अभी अभी आपको बताया है वैसे लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आनुवांशिकता समझ में आई होगी। इसके बाद अपन कल आनुवांशिकता की क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसको आप कॉपी के अंदर लिख लेना, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से इन चीजों को लिखोगे नहीं तब तक आपको याद होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपना वही कि जब आप ये देख लो तो देखने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको भेजना है, मतलब इसको शेयर करना है। इसके बाद शेयर करने के बाद क्या करोगे, बोले सर लाइक और कमेंट तो हम कर ही देते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर आप कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।